हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्रिस के कहने पे वांग लियांग लिंजू के पास में काम मांगने के लिए आया होता है। लिंजू बोल रहा होता है मेरे पास में ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है, पर मैं आपको छोटा मोटा कलर का काम दे सकता हूँ। वांग लियांग जो हमेशा से सुपीरियर रहा है, आज वो उसके अंडर में काम कर रहा है। इस बात से वो काफी खुश है, इसीलिए वो वांग लियांग के साथ में ड्रिंक करने भी जाता है। ड्रिंक करते वक्त वांग लियांग जुलियन के ड्रिंक में क्रिस की दी हुई पिल को मिला देता है, जिसको पीते ही लिंजू बेहोश हो जाता है। लिंजू के बेहोश होते ही वांग लियांग बोल रहा होता है अब हम बदनाम होने वाले हैं। ये बोलते वो लिंजू के गले पे काट लेता है। अगले दिन जब लिंजू उठता है तो वो बोल रहा होता है कल रात को क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी उसे कंबल में से वांग लियांग निकलता है, जिसको देख के वो काफी डर गया होता है। लिंजू बोल रहा होता है वांग लियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि लिंजू को ये बात पता नहीं थी कि क्रिस ने इस न्यूज को फैलाने के लिए अपने बंदों को भेज दिया है। हम देखते हैं वू झाओ जंग के बड़े भाई किनाओ स्टेशन पे आए होते हैं, जो कि लिंजू से मिलने के लिए आए हैं। जैसे वो कमरे में एंटर करते हैं वो देखते हैं लिंजू और वांग लियांग को साथ में। पहले तो लिंजू बोलता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन जब वो नोटिस करता है कि वो उसके अंकल है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। लिंजू बोल रहा होता है अंकल मुझे गलत मत समझना, ये एक मिस्टेक है। तभी वहाँ पे क्रिस आते हुए बोलता है काश मैं अंधा हो जाता, मैं ये सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अंकल वो बोल रहे होते हैं लिंजू तुम ये सब करने के बाद अपनी शक्ल कैसे दिखा रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। लिंजू बोल रहा होता है आप जो देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, अंकल आप वेट करें मैं अपने कपड़े पहन के आ रहा हूँ। फिर लिंजू अपने घुटनों में बैठ के बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसे देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वांग लियांग बोल रहा होता है अंकल ये झूठ बोल रहा है, इसने कब से मेरे खोजे बंदों को भिजवा रखा था और अब ये मुकर रहा है। इसने मुझे बुला के बोला कि इसको मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, और फिर इस बीच ने मुझे अपने असली रंग दिखाए। अंकल वो बोल रहे होते तुम लोगों के बारे में सोच के मुझे उल्टी आ रही है। क्रिस बोल रहा होता है वांग लियांग भले ही तुम मेरे दुश्मन हो, पर एक चीज होती है जो कि इंसानियत के अंदर रह के करी जाती है। लिंजू ने यहाँ पे इंसानियत की हदें पार कर दी है। टेंशन मतलब मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए काउंट के बंदों को भेज रहा हूँ, जो कि तुम्हें बचाएंगे और इस बंदे को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग इस केस को लेकर प्रीफेक्ट तक जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग गवर्नर तक भी पहुंचेंगे। लिंजू बोल रहा होता है क्रिस तुमने ये सब करवाया है ना। क्रिस बोल रहा होता है आंखें इंसाइड जो मैं मेरा क्या लेना देना, तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे कल बात करी थी और तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए कियानू स्टेशन आऊँ। सच है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ब्रदर वांग लियांग चले चलते हैं और एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। तभी अंकल वो उन लोगों को रोक देते हैं। अंकल वो बोल रहे होते क्रिस तुम्हें क्या चाहिए। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे जुआनू मेंशन के कैवलरी को पकड़ा गया है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। मैं उसी चीज के लिए यहाँ पे बात करने के लिए आया था। लिंजू बोल रहा होता है मैं उनको नहीं छोड़ने वाला, इस चीज के तो सपने देखो। तभी अंकल वो चिल्लाते हुए बोल रहे होता है उनको अभी कभी छोड़ो। लिंजू बोल रहा होता है ठीक है वो लोग जा सकते हैं। क्रिस सोच रहा होता है तुम उनको छोड़ रहे हो, लेकिन अब तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी है, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आगे सारे सोल्जर्स को फ्री कर दिया गया होता है। जनरल जिनजियांग बोल रही होती है मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, ब्रदर इन लो आपने हमें बचा लिया। क्रिस बोल रहा होता है ब्रदर लिंजू मुझे डर है कि आप वांग लियांग के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, इसी वजह से मैं इसको अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। चलिए ठीक है मैं चलता हूँ। क्रिस सोच रहा होता है लिंजू मैंने तो अभी छोटा सा पत्ता फेंका है, अभी रियल गेम तो बाकी है। क्रिस को जाते हुए देख के अंकल वो सोच रहे होता है सच में क्रिस काफी चालाक है। लिंजू बोल रहा होता है अंकल मुझे बचाइए। अंकल वो बोल रहे होते तुम्हें अपने औकात में रहकर लोगों से पंगा लेना चाहिए। क्रिस तुमसे काफी समझदार इंसान है, और एक बात याद रखना तुम्हारे पास में जो भी पावर है तुम्हारी शादी की वजह से है। अगर तुम्हारी शादी यूजी से टूट गई तो तुम्हारे पास में कोई पावर नहीं बचेगी। जाओ अपने फादर से बोलो कि मुझे ट्रिपल अमाउंट दे अपना मुंह बंद करने के लिए। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है वू झाविन वू झाओ का बड़ा भाई है, इसी वजह से वो वू झाओ को समझता है और उसने लिंजू के लिए बहुत सारे प्लान्स भी बना दिए। लेकिन लिंजू को ये बात पता नहीं थी कि वू झाओ ने उसके गले के निशान को नोटिस कर लिया है। आगे हमें जुआनू मिशन का सीन दिखा जाता है। क्रिस बोल रहा होता है मैं जिनजियांग और बाकी सारे लोगों को साथ में लेके आ गया हूँ। काउंट सोच रहे होते क्रिस ने ये काम भी करके दिखा दिया, काश क्रिस मेरा असली बेटा होता, पर पता नहीं क्यों मेरे हाथों में खुजली हो रही है, जैसे कि किसी को कोड़े मारना चाहते हैं। वहीं हम देते हैं प्रिंस को जो कि सोच रहा होता है आखिर मेरा डर क्यों लग रहा है, अभी तो मैंने कोई गलती भी नहीं करी। क्रिस बोल रहा होता है फादर इन लोग मुझे वू झाओलिन काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है वू झाओलिन ने जी आनमो के साथ में काफी दिनों तक कम्पीट किया है ताकि वो अपने बेटे को अपना हायर बना सके। क्रिस बोल रहा होता है आखिर वू झाओलिन हारा कैसे। काउंट बोल रहे होते वो 20 साल तक कम्पीट करते करते अपना बच्चा पैदा करना ही भूल गया। जब बच्चा होगा ही नहीं तो आखिर वो हायर कैसे बनेगा। क्रिस सोच रहा होता है इस बेचारे के साथ में बहुत ही बुरा हुआ। तभी वहाँ पर जिनजोंग आ जाता है, जो कि बोल रहा होता है काउंट आपसे मिलने के लिए कुछ एल्डर्स और कुछ लोग आए हैं। क्रिस सोच रहा होता है अभी कौन सी मुसीबत आ गई। जैसे ही काउंट बाहर आते वहाँ पे सभी लोग झुक जाते हैं। काउंट सभी को उठाते हुए बोल रहे होते हैं आप सभी लोग मुझसे एज में ज्यादा है, आखिर आप लोग मेरे सामने क्यों झुक रहे हैं। आप लोग को झुका के मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। वैसे एल्डर्स आप लोग यहाँ पे क्यों आए थे। एल्डर्स बोल रहे होते हैं जुआनू मेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया है, इस बार हमारी जो सिल्क की खेती है वो काफी अच्छी हुई है, तकरीबन पिछली बार से 20% ज्यादा फसल हुई है। काउंट बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है ना, सिल्क बेच के हम लोग काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। एल्डर्स बोल रहे होते हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सभी लोग काफी खुश थे कि हमारी फसल काफी अच्छी हुई है, लेकिन किसको पता था कि जुआनू सिटी वाले हमारे सिल्क को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये सुनकर क्रिस और काउंट दोनों शॉक्ड हो गए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है हमारे पास में 1 लाख फार्मर्स है,
जिनमें से जुआनो मेंशन के 70,000 फार्मर्स तो सिल्क की खेती करते हैं और अपना घर चलाते हैं। अगर एकदम से सिल्क बिकेगा ही नहीं तो आगे 70,000 लोग अपने घर कैसे चलाएंगे? इसे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और अगर हम लोग को सिल्क का टैक्स नहीं मिलेगा तो हमारा मेंशन कैसे चलेगा, क्योंकि ये हमारी भी कमाई का बहुत ही बड़ा जरिया है। वैसे ही हमारे फाइनेंसेस काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहे हैं। ये होने पर तो और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। एल्डर्स बोल रहे होते ना ही जू फैमिली ना ही लिन फैमिली किसी ने भी हमारे सिल्क को एक्सेप्ट नहीं किया। और लास्ट टाइम हमारे पास में दूसरी काउंटी से भी लोग आए थे सिल्क खरीदने के लिए, पर अब उनमें से भी कोई भी नहीं आ रहा। लगता है इन दोनों ही फैमिलीज ने बाकी लोगों को मना कर दिया हम लोगों से सिल्क खरीदने के लिए। और लगता नहीं कि पूरे तियानमेन प्रोविंस के अंदर कोई हमसे सिल्क खरीदेगा। लिनियन सोच रहा होता है कोकून को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर प्रोसेस धीरे हुई तो कोकून टूट जाएगा और उसके अंदर से मौत बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमारी पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। जू फैमिली के एल्डर उनकी बेटी बोल रही थी कि वो हम लोगों से सिल्क खरीद लेंगे, लेकिन सन इन लोगों को उनसे जाके बात करनी होगी। क्रिस आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को जाके बात कर लूंगा, जरूर कोई छोटा मोटा मैटर होगा। क्रिस सोच रहा होता है लगता है तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगता। अभी लिंजू को मैं सबक सिखा के आ रहा हूँ। आखिर जू जिमैन और जू जियानमैन की हिम्मत कैसे हो ये सब करने की। 1 घंटे बाद हमें जू मेंशन का सीन दिखा जाता है। क्रिस जू मेंशन में आ गया होता है और क्रिस एक तस्वीर की तरफ देख रहा होता है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं किस उस तस्वीर की तरफ मत देखो, वो हमें प्रिंस ने गिफ्ट करी है। क्रिस बोल रहा होता तुम लोगों में बहुत हिम्मत है, तुम फिर से मुझसे पंगा ले रहे हो। जू जिमन बोल रहे होते किस तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें जो डाई का फॉर्मूला दिया था वो बहुत ही अच्छा था। जब हमारे डाई किए गए कपड़े प्रिंस ने पहना तो वो काफी अच्छे लग रहे थे और वो बाकी कंट्री के रॉयल फैमिली के बंदों से भी काफी अच्छे लग रहे थे। इसी वजह से उन्होंने हमें तस्वीर इनाम के तौर पे दे दी। कियान कैन बोल रही होती क्रिस हमारी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें हमें अपना पर्पल डाई फॉर्मूला और रेनबो फॉर्मूला देना होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके बदले में हम लोग कोकून्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और हाँ उसके बदले में हम लोग आधी कीमत ही देंगे। अगर तुम्हें ज्यादा कीमत चाहिए तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। क्रिस बोल रहा होता तुम बहुत ही हाई सोच रहे हो, दिन में सपना देखना छोड़ दो। ये बोलते हुए क्रिस वहाँ जाने लगता है। जू जिमन बोल रहा होता है वेट करो कोकून में से मौत का निकलने का, क्योंकि वैसे भी तियानमेन प्रोविंस के अंदर कोई भी तुमसे कोकून एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जुआनो मेंशन के 1 लाख लोग इसी सिल्क की खेती पे डिपेंडेंट है। क्या हो अगर वो तुम्हारे गुस्से की वजह से भूख से मरने लगे, फिर वो तो तुम्हारे भी नहीं रहेंगे ना। वैसे तुम्हारे जुआनो मेंशन की भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, क्या तुम 1 लाख लोगों का पेट पाल पाओगे? तुम्हारी हालत तो काफी खराब होने वाली है। क्रिस बोल रहा होता है जुआनो मेंशन को बचाने में क्या तुम मेरी हेल्प करोगे या फिर गवर्नर झूरंग हमारी हेल्प करेंगे? कियान कैन बोल रही होती है क्रिस यहाँ पे स्ट्रगल मत करो, चुपचाप से हमको वो फॉर्मूला दे दो, इससे हम तुम्हारे कोकून्स को आधे प्राइसेस में खरीद लेंगे। क्रिस बोल रहा होता है सपने देखना छोड़ दो, मुझे विश्वास है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कि हमारे कोकून्स खरीद सकते हो। कियान कैन बोल रही होती है क्रिस मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन दे रही हूँ, 3 दिन बाद तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर तुम क्या करोगे। थोड़ी देर बाद क्रिस जुआनो मेंशन लौट गया होता है। आगे क्रिस जेनी के साथ में चेस खेल रहा होता है। क्रिस बोल रहा होता है मैं फिर से जीत गया, मेरी प्यारी वाइफ तुम लगातार 3 बार से सेम ट्रिक का यूज कर रही हो, तुम्हारा दिमाग बहुत ही छोटा है इसी वजह से तुम आराम से हार जाती हो, और वही मेरा दिमाग बहुत ही बड़ा इसको तुम टक्कर भी नहीं दे सकती। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि क्रिस ने जू फैमिली की बातों को जुआनो मेंशन तक पहुंचने नहीं दिया और खुशी खुशी यहाँ पे आकर चेस खेलने लगा। जेनी गुस्सा करते हुए बोल रही होती है हस्बैंड तुम कल क्या कर रहे थे? क्रिस बोल रहा होता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो कल बस जाबोई को पढ़ना सिखा रहा था, क्या ये भी अलाउड नहीं है? जेनी बोल रही होती है क्या सिर्फ पढ़ना सिखा रहे थे, तुम दोनों एक ही चेयर बैठे हुए थे। जेनी बोल रही होती है ये बात तो अच्छी है कि मैंने तुम्हें रोक रखा है, वरना भी जाबोई के पेट में तुम्हारा बच्चा होता। क्रिस बोल रहा होता है मैंने कुछ नहीं किया, जाबोई मुझे प्रोवोक कर रही थी, मैं तो एकदम प्योर पर्सन हूँ। जेनी बोल रही होती है लगता है तुम्हें फिर से एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जो 3 दिन जू कियान कैन ने क्रिस को दिया था उसमें से 1 दिन बीत चुका है और अभी तक कोई भी कोकून खरीदने के लिए नहीं आया। जुआनो मेंशन में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। सारे नोबल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है क्रिस ने हमें बचाने से गिव अप कर दिया है, अगर हमारे कोकून कोई नहीं खरीदेगा तो वो बर्बाद हो जाएंगे। लगता है कोई बहुत ही बड़ा बंदा जो कि जुआनो मेंशन के ऊपर चिढ़ा हुआ है, इसी वजह से वो हमसे बदला ले रहा है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, लगता है काउंट जुआनो को हमसे फर्क नहीं पड़ता, पहले वो हमसे काफी प्यार किया करते थे लेकिन अब वो हमें नहीं बचा रहे। तभी उन्हें घोड़ों की आवाज आती है, वो देखते हैं क्रिस जिंजों के साथ में बाहर जा रहा होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हम लोग बच जाएंगे, ये जू फैमिली से बात करने के लिए जा रहे हैं। क्रिस को पता था कि वो जुआनो मेंशन के लोगों को नहीं छोड़ सकता क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्रिस सबसे पहले लिन फैमिली के पास में गया और उनसे अपने कोकून खरीदने की बात करी। क्रिस लिन फैमिली के हेड से बोल रहा होता है क्या आप चाहते हैं कि 1 लाख लोग भूख से मर जाए? लिन फैमिली के हेड बोल रहे होते इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भूख से नहीं मरा ना। और क्रिस तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव एक्ट करते हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और क्या तुमने मेरे बेटे लिंजू को हार्म करने से पहले नहीं सोचा था? जो लिन फैमिली थी उसने जू फैमिली के पास में खबर पहुंचा दी कि क्रिस उनके पास आया था, जिससे जू फैमिली काफी ज्यादा खुश हो गई। जू कियान कैन बोल रही होती है अब क्रिस और कुछ नहीं कर सकता, उसने अपना बेस्ट ट्राई दे दिया है, अब वो कल आके हम लोगों से भीख मांगेगा ताकि हम लोग उसकी फसल को खरीद ले। वही हमें जुआनो मेंशन का सीन दिखा जाता है। क्रिस ने कोकून्स के अंदर कुछ पाउडर डाल दिया होता है। जेनी बोल रही होती है आखिर ये क्या है? क्रिस बोल रहा होता है ये पाउडर है व्हाइट फास्फोरस, जैसे ही व्हाइट फास्फोरस 40 डिग्री पे जाता है वो जल जाता है। अगर यहाँ पे जितने भी कोकून से वो जू फैमिली के कोकून से मिल जाए तो तुम्हें पता नहीं कि टाइम आने पे क्या होगा। जेनी तुम ही मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आखिर ये कैसे करते हैं।
थोड़ी देर बाद में जेनी ने भी काफी सारे कोकून्स को भर दिया होता है। क्रिस बोल रहा होता है तुम ये काम मुझसे ज्यादा तेज और सटीकता से कर रही हो। जेनी बोलती है कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। क्रिस बोल रहा होता है अगर तुम ये काम करने में इतनी अच्छी हो तो 1000 कोकून और भर दो। जेनी सोच रही होती है क्रिस एक नंबर का काम चोर है। तभी क्रिस जेनी को किस करते वहाँ जाने लगता है। क्रिस बोल रहा होता है जेनी तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें काम संभाल लोगी। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अगले दिन जुआनो मेंशन के गेट पे वही सारे लोग आ गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर हम लोग क्या करें, जो हमारे कोकून से उसके अंदर से मौत बाहर निकलने वाले हैं। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं काउंट जुआनो पक्का कोई रास्ता निकालेंगे। वही दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं अगर रास्ता होता तो ऑलरेडी निकल गया होता। तभी वहाँ पे क्रिस आ जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर क्रिस हमारी हेल्प करिए। क्रिस एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है मेरे प्यारे विलेजर्स, मैं जू फैमिली के सामने जाके भीख मांगूंगा, चाहे वो मेरी कितनी भी बेइज्जती कर ले और मुझे कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं ये कोकून्स को बेच के रहूंगा जब तक आप सभी लोगों के पास में खाना। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्रिस एकदम महान है। ऊपर से काउंट और मुकोन ये सब देख रहे होते हैं। मुकोन बोल रहा होता है बदन इन लोगों की नासमझी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तभी काउंट से थप्पड़ मार देते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं तू जैसा गधा सिखाएगा क्रिस को क्या करना है और क्या नहीं करना। अपने लोगों से प्यार करना अच्छी बात होती है, हमारा दिल होता है वो पानी की तरह होता है, वहीं ये लोग गैस की तरह। एक हल्का झोंका आने पे भी ये लोग हमसे हट सकते हैं। इन्हें कैसे ट्रीट करना ये एक लीडर ही जानता है। काउंट सोच रहे होते हैं मेरे बेवकूफ बेटे को अभी भी समझ में नहीं आया। वहीं हम देते हैं क्रिस को जो कि जू मेंशन आ गया होता है। क्रिस बोल रहा होता है इसके अंदर 3 डाई के फॉर्मूले हैं। पहला है गोल्डन येलो कलर का अपग्रेडेड वर्जन, दूसरा है रेनबो और पर्पल कलर। क्या तुम सेटिस्फाइड हो और क्या तुम हम लोगों से हमारा कोकून खरीदोगे? क्यान क्यान बोल रही होती है इतना काफी नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि हम तुमसे कोकून खरीदे तो मुझसे माफी मांगो। क्रिस झुकते हुए बोल रहा होता है क्यान क्यान मुझे माफ कर दो, हमारे पहले की दोस्ती को याद रखते हुए प्लीज मेरे लोगों को छोड़ दो। क्यान क्यान बोल रही होती है इतना भी काफी नहीं है, तुम्हें याद है तुमने मेरे ऊपर किताब लिखी है, तुम्हारी जितनी भी बची हुई विंड एंड मून है उनको वापस लेना होगा और उसको लोगों के सामने जलाना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि तुमने जू वेनहाउ की मैंड्रियन डक एंड ड्रीम को जलाया था। क्रिस बोल रहा होता है जू क्यान क्यान ने बहुत ज्यादा हो गया, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी किताब को जला दूं तो तुम्हें पूरे कोकून को फुल प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। क्यान क्यान बोल रही होती मैं 60% प्राइस दूंगी, इसके बदले में तुम्हें जू फैमिली को किताबें देनी पड़ेगी। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें सब बेच रहा हूँ। जैसा कि क्रिस ने वादा किया था क्रिस ने जू क्यान क्यान के सामने में सारी बची हुई किताब को जला दिया। क्रिस क्यान क्यान के सामने एक्टिंग करते हुए बेहोश तक हो गया। जू फैमिली ने कोकून खरीदने स्टार्ट कर दिए। हालांकि जो प्राइस थी वो सिर्फ 60% थी, सारे फार्मर्स को ना चाहते हुए भी उसको बेचना पड़ा, लेकिन अभी भी क्यान क्यान का मन नहीं भरा था। क्यान क्यान ने अनाउंस किया कि सिर्फ 3 लाख किलोग्राम ही कोकून एक्सेप्ट करेंगे, बाकी का वो लोग बाद में एक्सेप्ट करेंगे। क्यान क्यान ने सभी लोगों को बोल दे कि हम लोग किस से बाद में इस बारे में बात कर लेंगे। क्यान क्यान सोच रही होती है किस तुमने मुझे बहुत बार फंसाया है, अभी मेरी बारी है तुम्हारी कमजोरी पकड़ के तुम्हें खत्म करने की। 3 लाख कोकून्स बेचने के बाद में जो सिल्क वर्कर्स थे उनके ऊपर काम काफी ज्यादा बढ़ गया। जू फैमिली के वर्कशॉप में ओवरनाइट काम चलने लगा। जो सारे कोकून्स थे उनको उबाला जा रहा था सिल्क निकालने के लिए। दिनों रात काम करने की वजह से जो वर्कशॉप का टेम्परेचर वो 45 डिग्री पहुंच गया और ये जो गर्मी थी वो कोकून स्टोरेज रूम तक भी पहुंची, जिससे कि क्रिस के बनाए हुए कोकून्स फट गए और एक हरी कलर की अलग सी आग जलने लगी, जिससे कि पूरे वर्कशॉप में दहशत फैल गई। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये आग बुझेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर घोस्ट है। वहीं जुआनो मेंशन के ऊपर खड़ा होते हुए क्रिस बोल रहा होता है आज की रात बहुत ही सुंदर है, मन तो कर रहा है कि पोएम लिखूं लेकिन नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, आज मैं आराम करूंगा। जब जू फैमिली के वर्कशॉप में आग लगी हुई थी उस टाइम जू जीमन अपने रिलेटिव्स के सामने पार्टी कर रहा था। जो रिलेटिव्स आए होते हैं वो कह रहे होते हैं आपकी किस्मत काफी अच्छी है, आपने 3 लाख किलो सिल्क खरीदा है, वो भी 40% डिस्काउंट पे, इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। जू जीमन बोल रहा होता ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जुआनो मेंशन के पास में बहुत सारा सिल्क पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि 30% डिस्काउंट में वो सभी खरीद लूं। तभी जो क्यान क्यान होती है वो अपने मेंशन के बाहर देखती है तो आग लगी होती है। क्यान क्यान सोच रही होती है जहाँ पे आग लगी हुई है शायद से वो फैमिली की वर्कशॉप है। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मास्टर बहुत ही बुरा हो गया, हमारी जो वर्कशॉप थी वहाँ पे आग लग गई है, वहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। जू जीमन बोल रहे होते तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, हमारे वर्कशॉप में बहुत सारे वाटर के टैंक है ताकि कभी भी आग लगने पे आग को रोका जा सके, तो तुम उसका यूज क्यों नहीं कर रहे। वो गार्ड्स बोल रहे होते मास्टर आग नहीं बुझ रही है। जू जीमन बोल रहे होते तुम कब से फालतू बातें कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे ड्रिंक करके काम कर रहे थे। गार्ड्स बोल रहे होते हैं मास्टर आप खुद वहाँ पे जाके देखिए, वो आग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्यान क्यान बोल रही होती है जल्दी से कैरियर बुलाओ, हम सभी लोग वर्कशॉप जाएंगे। थोड़ी देर बाद सभी के सभी वर्कशॉप पे आ गए होते हैं। वहाँ पे सिटी रोड के गार्ड भी आए होते हैं जो कि बोल रहे होते तो पूरी तरीके से जल गया। वहीं जू जीमन बोल रहा होता है तो पूरी तरीके से जल गया। मेरी जो जू फैमिली के सालों की प्रॉपर्टी थी वो सभी के सभी खत्म हो गई। फिर वो एक गार्ड को पकड़ते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम लोगों ने आग को बुझाया क्यों नहीं। गार्ड बोल रहा होता है यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा अजीब हुई है, बहुत सारे गोडाउन में एक साथ में आग लग गई और कितना ही पानी डालने पे आग बुझ नहीं रही थी। जू जीमन बोल रहा होता सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, ये पक्का क्रिस का काम होगा, ये आग उसी ने लगाई होगी, ये वही है। जू जीमन बोल रहा होता सिटी लॉर्ड बोला ना सभी के सभी सोल्जर्स को ले लीजिए, हम लोग चलेंगे जुआनो मेंशन किस को अरेस्ट करने। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते क्या हमारे पास में कोई एविडेंस है, मैं उस बेवकूफ लिंजू की तरह नहीं हूँ जो कि बिना किसी एविडेंस के किसे पंगा ले ले और फालतू की मौत मारा जाए।
सिटलर सोच रहे होते मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि क्रिस इतना बड़ा कमीना निकल जाएगा। वो यहाँ पे जितने भी लोगों के पीछे पड़ गया उन सभी को खत्म कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं उसकी एनिमीज की लिस्ट में हूँ। मैं अब आगे जाके दुश्मनी नहीं ले सकता, वरना फिर वो पहले मुझे खत्म करेगा। जू जिमन चलाते हुए बोल रहे होते, बोयान का तुम डर गए? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? मेरे पीछे प्रीफेक्ट के मेंशन का हाथ है। याद रखना कि गवर्नर पेरिस मुझे सपोर्ट करता है और जो प्रिंस है उन्होंने मुझे एक फोटो दी है गिफ्ट के तौर पे। क्या इतनी अचीवमेंट भी काफी नहीं किसको अरेस्ट करने के लिए? क्यान क्यान बोल रही होती है, फादर ऐसे भी मत करिए। सबसे जरूरी है ये जानना कि किसने हमारे वर्कशॉप को जलाया है। बिना किसी एविडेंस के हम कुछ भी नहीं कह सकते। आपको तो पता है ना कि हम लोगों ने वेस्टर्न रीजन के मर्चेंट से बहुत सारा ऑर्डर ले लिया है और उन लोगों ने एडवांस पेमेंट के तौर पर 10,000 गोल्ड पे कर दिया है। अगर हम लोग ऑर्डर डिलीवर करने में फेल हो गए तो हम लोग को डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। हमारी जू फैमिली का जो बड़ा वाला वर्कशॉप था वो तो जल गया है, लेकिन हमारी जू फैमिली का जो ब्रांड है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम लोग आज तक मार्केट में सामान डिलीवर करने में फेल नहीं हुए और अगर हम लोग फेल हो गए तो हमारी रेपुटेशन चली जाएगी। जू जिमन खुद को शांत करते हुए बोल रहे होते, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। क्यान क्यान बोल रही होती है, फादर हमें लिन फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि उनकी वर्कशॉप काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन वो कम से कम काम तो चला ही सकती है। वैसे भी हम दोनों के दुश्मन सेम है तो वो हमारी हेल्प करेंगे। जू जिमन बोल रहे होते, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ लिनबो से बात करने के लिए। हम देते लिनबो उन लोगों के पीछे खड़े होते हैं। लिनबो बोल रहे होते, तुम वर्कशॉप को यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी क्यान क्यान और जिमन पीछे मुड़ के देखते हैं। लिनबो बोल रहे होते, हम दोनों का दुश्मन एक है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे निपटना काफी जरूरी है। यहाँ हम दोनों की फैमिली काफी लॉस में है तो हम दूसरे को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जिमन ने लिनबो के वर्कशॉप पे काम करना स्टार्ट करा दिया, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी दिक्कत थी वो तो आने वाली थी। जू जिमन ने तियानो प्रोविंस के अंदर जितना भी कोकून था वो सभी को खरीद लिया था ताकि वो सभी लोगों से ये बात मनवा सके कि कोई भी जुआनू मेंशन का कोकून ना खरीदे। और अब एक ही बार में पूरे तियानमेन प्रोविंस का कोकून जल चुका है। अब इनके पास में कोकून खरीदने की सिर्फ एक ही जगह बाकी है जो की है जुआनू मेंशन। अगर ये लोग जुआनू मेंशन के पास में बचा हुआ 3 मिलियन कोकून खरीद लेंगे और अपने पास में पड़े हुए सारे कोकून्स को यूज कर लेंगे तो उनके सारे के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्यान क्यान बोल रही होती है, फादर अब टेंशन मत लो, मैं किसी जाके भीख मांगूंगी कि वो हमें 3 मिलियन किलोग्राम कोकून बेच दे। वहीं जो झेंगजिन था उसने अपने फादर की बात मानकर सबसे पहले मार्केट झेनबिन के पास गया और उसके बाद वो जिनाई मेंशन गया। जो झेंगडू था उसको किंग के इंटेंशन पता चल गए थे। झेंगडू को पता था कि सारे काम होने वाले हैं तो उसको फोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वो जुआनू मेंशन को चारों तरफ से सीज कर ले। वही जो लिंजू था उसको अपने फादर इन लोग का गुस्सा सहन करने के लिए रेडी होना था। जो वो जैन थे उन्होंने लिंजू को एक तरीका बताया था अपने फादर इन लोगों के गुस्से से बचने का। वो जैन ने बोला था कि मैं बोल दूंगा कि तुम्हें फ्रेम किया गया था। जो क्रिस है वो काफी चला के और वो लोगों को फ्रेम करने में एक्सपर्ट है, बस तुम्हें यहाँ पे दुखी होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। याद रखना जो क्रिस है वो तुम्हारी और यू की शादी को तोड़ने की कोशिश करेगा जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो जैन के गाइडेंस की वजह से जो लिंजू था वो बच गया। हम तो लिंजू वो जन के सामने होता है। लिंजू बोल रहा होता है, मैं समझ गया, मेरा मिशन है झेंगडू का साथ देना और जुआनू मेंशन के ऊपर लगातार अटैक करते रहना जब तक कि वो लोग खत्म नहीं हो जाते। वो झलजंग बोल रहे होते, तुम्हें जुआनू मेंशन को खत्म करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो कर देना। अगर लाइन भी क्रॉस करनी पड़े तो कर देना। अगर यहाँ पे वॉर हुई तो हम लोग पक्का से जीतेंगे। जो लिंजू जुआनी सिटी में वापस आया था उसको प्रमोशन मिल गया और अब वो एक्टिंग अकाउंटेंट बन चुका है। लिंजू के दिल में किसको लेके काफी ज्यादा आग भरी हुई थी, इसी वजह से उसने आते अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसने सबसे पहले जुआनू मेंशन के बॉर्डर्स पे ध्यान लगाया। उसे यहाँ पे किसी भी जन को देते हुए जुआनू मेंशन को परेशान करना था। एक गार्ड लिंजू के पास आते हुए बोल रहा होता है, जो जुआनू मेंशन के गार्ड वो अपने बाउंड्री से बाहर निकल के फायरवुड को काट रहे हैं और वो वहाँ पे काफी ज्यादा पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। लिंजू सोच रहा होता है, क्रिस मेरा वेट करो, मैं एकदम पागल कुत्ते की तरह तुम्हारे पूरे जुआनू मेंशन को काट दूंगा। मैं तुम्हारे लिए वो सपना बन जाऊंगा जिसे तुम कभी भी देखना नहीं चाहते। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, लिंजू को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने में कोई भी डर नहीं था क्योंकि उसके पास में फुल अथॉरिटी थी। इस बार वो यहाँ पे आया ही दिक्कत खड़ी करने के लिए है। आगे हमें जुआनू मेंशन के अंदर का सीन दिखा जाता है। जाबाई बोल रही होती है, बदर इन लोग मैं कब से ऐसे लेटी हुई हूँ, आखिर आपकी फोटो कब बनेगी? वही क्रिस पेंट करते हुए बोल रहा होता है, हाँ ये हो गया। जाबाई अपने फोटो को देखते हुए बोल रही होती है, मेरी जैसी फोटो नहीं है, ये तो काफी अजीब बनाई है आपने। तभी वहाँ पे जिंजोंग आते हुए बोल रहा होता है, बदर इन लोग आपसे मिलने के लिए जू क्यान क्यान आई है। क्रिस बोल रहा होता है, फाइनली अब मजा आने वाला है। क्रिस को देखते हुए जू क्यान क्यान बोल रही होती है, मैं आपको ग्रीट करती हूँ मिस्टर क्रिस। क्रिस सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाउंडलेस विंड एंड मून वाली क्यान क्यान को देख रहा हूँ। क्यान क्यान को पता है कि आखिर कहाँ पे और कैसे एक्ट करना है। मुझे पता था तुम ये करने वाली हो। क्यान क्यान बोल रही होती है, किस मैंने तुम्हारी किताब को 11 बार पढ़ रखा है, वो भी स्टार्टिंग से लेके अंत तक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लिखी हुई है। पहले इसके अंदर जो पोएम लिखी हुई थी वो काफी ज्यादा शर्मसार थी, लेकिन इसके अंदर आगे बहुत ही अच्छी पोएम लिखी हुई थी। सच में मुझे ये पढ़ के काफी अच्छा लगा। मैं यहाँ पे तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि आखिर इसकी सेकंड वॉल्यूम कब आएगी? मैं तुम्हारी बुक की बहुत ही बड़ी फैन हूँ। वही जो क्रिस होता है वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। क्यान क्यान बोल रही होती है, मिस्टर क्रिस हम काफी टाइम तक हस्बैंड वाइफ बन के रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने पहले बहुत सारी गलतियाँ करी है और मैं उनको एक्सेप्ट भी करती हूँ। क्या आप मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे? तभी क्रिस बोलता है, क्यान क्यान बैठ जाओ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं है और तुम जुआनू मेंशन को कुछ भी नहीं समझती। तुम तो ये चाहते हो कि जुआनू मेंशन जल्द से जल्द तबाह हो जाए। तुम यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से आए हो कि जू फैमिली तकलीफ में है और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए उसको प्रॉब्लम से हटाने में।
लेकिन जब यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है तो तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। क्यान क्यान बोल रही होते लगता है आप काफी ज्यादा मजाकिया इंसान है। वैसे मैं यहाँ पे आपसे बिजनेस की बात करने के लिए आई थी। हम जुआनो मेंशन के सिल्क के लिए आपको 1.5 गुना पे कर सकते हैं। क्या आप हमें ये सिल्क बेचना चाहेंगे? क्रिस बोल रहा होता है मुझे 3 गुना अमाउंट चाहिए। क्यान क्यान सोच रही होती है अगर इसने हमसे 3 गुना पैसा ले लिया तो हमारी फैमिली के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। क्यान क्यान बोल रही होती है आपको तो पता ही है कि हमारी फैमिली सबसे ज्यादा कोकून खरीदती है। आखिर आप 1 साल के बिजनेस के हिसाब से क्यों सोच रहे हैं? आप हर 1 साल के बिजनेस के हिसाब से क्यों नहीं सोच रहे? क्रिस बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, अगर तुम्हें कोई काउंटर ऑफर देना है तो वो दो। वैसे भी सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं है जो कि सिल्क का काम करती है, तियानहेन प्रोविंस में भी बहुत सारी फैमिलीज है। क्रिस बोल रहा होता है अब हम लोग अपना खुद का सिल्क बनाएंगे। क्यान क्यान बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में वर्कशॉप है और क्या तुम्हारे पास में सिल्क के वर्कर्स है? क्रिस बोल रहा होता है तुम लोग बैंकरप्ट होने वाले हो, तो बहुत सारे वर्कर्स है जो कि फ्री हो जाएंगे। जब तक हमारे पास में वर्कर्स है तो हम वर्कशॉप तो कभी बना सकते हैं। अब जो तुम्हारे वर्कर्स है वो हमारे वर्कर्स बनेंगे। क्रिस की बातों को सुने क्यान क्यान रोने लगती है। क्यान क्यान बोल रही होती है क्या तुम हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ोगे? क्रिस बोल रहा होता है मुझे तुम्हें जो भी कहना था मैंने वो कह दिया है, अब तुम जा सकती हो। क्यान क्यान बोल रही होती है मेरी एक बात याद रखना, अब यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। जल्दी सभी लोग मिलकर जुआनो मेंशन को सीज करने के लिए आने वाले हैं। अगर तुम यहाँ पे 1.5 गुना प्राइस के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। क्रिस बोल रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बाहर जा सकती हो। क्यान क्यान बोल रही होती है मैं तुम्हें डबल प्राइस दे दूंगी। क्रिस बोल रहा होता है मेरे पास अब बात करने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप देखने के लिए। जल्दी ही जुआनो मेंशन के अंदर खुद की वर्कशॉप खुल रही है और हमें जाकर तुम्हारे वर्कर्स को भी तो रिक्रूट करना है। क्रिस की बातों को सुनकर क्यान क्यान काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो किसी किताब को फाड़ देती है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता जो सिल्क की 1 कोकून की कीमत होती है वो होती है 20 कॉपर कॉइन्स। वही आप 1 गोल्ड कॉइन के अंदर 100 पाउंड कोकून्स खरीद सकते हो। जुआनो मेंशन के पास अभी 3 मिलियन कोकून्स है जिनकी कीमत होगी 30,000 गोल्ड। लेकिन क्रिस जो यहाँ पे कीमत मांग रहा है वो है 90,000 गोल्ड और ये जू फैमिली को तब मिलेगा जब जू फैमिली में सारे वर्कशॉप को लोन पे रख दे। क्यान क्यान बोल रही होती है मैं तुम्हें ट्रिपल अमाउंट दे दूंगी, तुम्हारा जितना भी कोकून है हमें दे दो। अगले दिन जितना भी कोकून होता है वो जा रहा होता है। वही सारे एडलर्स बोल रहे होते हैं सच में जुआनो मेंशन ग्रेट है, उन्होंने हमारी जान बचा ली और हमने यहाँ पे बहुत सारा पैसा भी कमा लिया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जू फैमिली ने अपना सब कुछ लोन पे रख दिया, तब जाके उनको 60,000 गोल्ड मिला और उन्होंने ये लोन लिया था यूनुआन बैंक से। सभी लोगों से कोकून का टैक्स कलेक्ट करने के बाद जुआनो मेंशन को 18,000 गोल्ड मिले, जिससे कि सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए और जुआनो मेंशन भी। क्यान क्यान सोच रही होती है कि तुम बहुत ही गंदी मौत मरोगे, तुम्हें दफन होने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। वही जो लिंजू होता है वो जुआनो मेंशन के ऊपर पागलों की तरह अटैक कर रहा होता है, वो बार बार जुआनो मेंशन की टेरिटरी के अंदर घुस के उन लोगों को दिक्कत कर रहा होता है। लिंजू और जुआनो मेंशन के सोल्जर्स के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जेनी बार बार अपने पावर की वजह से लिंजू को हरा देती है। हारने के बाद में लिंजू बोल रहा होता तुम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो, मैं अपनी हार को भी तुम्हारे खिलाफ यूज करने वाला हूँ। इस टाइम पे सिर्फ जुआनो मेंशन को ही नहीं बल्कि जूनान को भी काफी ज्यादा प्रेशर किया जा रहा था। जो जूनान है वो जेन युआन का मार्केस है और उसके पास खुद की प्राइवेट पायजा बंदों की आर्मी है और ये जुआनो मेंशन का काफी करीबी रिलेटिव है क्योंकि ये काउंटेस का बायोलॉजिकल भाई है। लेकिन अब सुनान के ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ने की वजह से अब उसने हार मान ली और उसने जुआनो मेंशन को धोखा दे दिया। न्यू रिलेटेड के रिलीज होते उसने भी किंग के सामने घुटने टेक दिए और बहाना ये देके वो बीमार हो चुका है। रिसेंटली किंग ने उसे अपने जनरल के तौर पर अपॉइंट कर लिया और उसे टाइटल दिया प्रिंस साओबो का। सुनान का नोबल से ऑफिशियल बनने की वजह से जुआनो मेंशन के ऊपर काफी सारी दिक्कत आने वाली है। इसी बीच में जो झेंगडू होता है अपना पूरा ट्राई दे रहा होता है ताकि वो जुआनो मेंशन के बहुत सारे दुश्मन खड़े कर दे। अभी झेंगडू झेनबे मेंशन में आ रखा है। झेंगडू बोल रहा होता है हम लोग जुआनो मेंशन को घेर रहे हैं ताकि ये लोग फ्यूचर में हमसे बच ना पाए। वही हम देखते हैं नैनगोंग को जो कि झेनबे पैलेस के मार्केस है। नैनगोंग बोल रहे होते हैं जो भी किंग कह रहे हैं हमें वही करना है। जो नैनगोंग है वो मिलिट्री के सबसे 5 पावरफुल बंदों में से एक है, ये टॉप मार्शल आर्ट मास्टर है। झेंगडू बोल रहा होता है जनरल झेंगबई, मुझे जनरल झूले ने कुछ कहा था, मैंने सुना है कि जो झेंगबई पैलेस के प्रिंस है वो एक फर्स्ट क्लास सोल्जर है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है अगर हम लोग तियानमेन प्रोविंस के सारे यंग जनरेशन की बात करें तो स्वॉर्डमैन से वो मार्शल आर्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है टेंगियान। वहीं अपने ट्रूप और घुड़सवार को संभालने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है वो है नेंगोंग जी जो कि झेनबे पैलेस का प्रिंस है। नेंगोंग सोच रहा होता है झेंगडू बोल तो सही रहा है, मेरे जी के पास है मौका मिलिट्री मेरिट पाने का। नेंगोंग बोल रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं अपनी प्राइवेट आर्मी को भेजूं ननाऊ में फाइट करने के लिए। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि भले ही नेंगोंग एक मार्शल आर्टिस्ट है लेकिन वो झेंगडू की बात को समझ गया। झुलिन और झेंगडू चाहता है कि नेंगोंग अपनी प्राइवेट आर्मी को भेजे ननाऊ में फाइट करने के लिए। अगर वो लोग यहाँ पर जाकर रेबेलियंस को मारेंगे तो किंग को एक काफी अच्छा मौका मिल जाएगा। किंग सारे नोबल से बोलेंगे कि वो अपने सोल्जर्स को भेजे ननाऊ में फाइट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ झेंगई पैलेस की वजह से सारे नोबल्स को अपने बंदों को भेजना पड़ेगा। अभी तक तो नेंगोंग पैलेस है वो न्यूट्रल बना हुआ है, अभी वो किंग के सामने भी अच्छे और नोबल्स के सामने भी, लेकिन सबसे पहले अपनी आर्मी भेजने की वजह से लोग न्यूट्रल नहीं रहेंगे। इन लोगों को सारे नोबल्स का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा और वो लोग पक्का से इन लोगों से बदला भी लेंगे। झेंगडू बोल रहा होता है जो आपका सेकंड सन है नेंगोंग पिंग, वो 2 साल से पैलेस में सेंसर के तौर पे काम कर रहा है। आपको पता है मेरे अंडर में जो काम करने वाला चीफ रजिस्ट्रार था उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, 3 महीने से उसकी पोजीशन खाली है। अगर आप चाहे तो आपका बेटा वहाँ बैठ सकता है।
कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है पैलेस में बहुत सारी रैंक्स है। जो सेंसर होता है वो एक 6 रैंक का ऑफिसर होता है, वही जो चीफ रजिस्ट्रार होता है वो 3rd रैंक का ऑफिसर होता है। अगर यहाँ पे नेंगोंग पिंग इतनी बड़ी अचीवमेंट पा लेता है तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे झेंगडू के ऑफर की वजह से नेंगोंग जी मिलिट्री में जनरल बन सकता है, वही नेंगोंग पिंग एक सेंसर से चीफ रजिस्ट्रार बन सकता है। यहाँ पे मार्केस नेंगोंग को इतना फायदा मिल रहा है कि वो मना ही नहीं कर पा रहे। मार्केस नेंगोंग बोल रहे होते ठीक है फिर मैं इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हूँ। मैं किंग से बात करूंगा कि सभी लोग अपनी प्राइवेट आर्मी को भेजे। मुझे पक्का भरोसा कि जो जुआनू मेंशन होगा वो भी अपने किंग के प्रति लॉयल होगा। वो लोग बिल्कुल भी इस चीज से गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन अगर उन लोगों ने इस चीज से मना किया तो मेरी आर्मी ननाओ नहीं बल्कि उनके जुआनू मेंशन जाएगी। ये सब होने के बाद में झेंगडू यूनियन बैंक के शू तिंगू से मिलने गया। झेंगडू बोल रहा होता है शू तिंगू आप काफी टाइम से नोबल के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर जो आप इतने सालों से कर रहे हैं उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। शू तिंगू बोल रहा होता है इस बार जो फाइट होगी उसके अंदर जो भी जीतेगा उसको जिनसांग आइसलैंड मिल जाएगा। जिनसांग आइसलैंड में जो फाइट होती है वो सिविल और मिलिट्री दोनों होती है और मेरे हिसाब से जो जुआनू मेंशन है वो 2 बार हारा है और 1 बार जीता है। मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो इस बार जीतेंगे। जैसे यहाँ पे जुआनू मेंशन जिनसांग आइसलैंड को हार जाएंगे उस टाइम हम अपना गेम खेलेंगे। हम उनसे बोलेंगे कि हमें वांगी आइसलैंड दो, नहीं तो हाथों हाथ हमारा कर्जा वापस करो। जो जुआनू मेंशन के लोग हैं वो इतने बड़े पैसे को संभाल नहीं पाएंगे और पक्का है जो वांगी आइसलैंड है वो हमें मिल जाएगा। हमारा जो युआन बैंक है वो काफी टाइम से एस्टेब्लिश्ड है, हम ऐसे ही अपना लॉस नहीं करा सकते। तो चाहे कुछ भी हो मैं तो उन्हीं के साथ में हूँ जो कि जीतने वाले हैं। तभी वहाँ पे झेंगजिन आते हुए बोल रहा होता है फादर कुछ हो गया है। झेंगडू बोल रहा होता है क्या हुआ मुझे बताओ। झेंगजिन बोल रहा होता है जो जू जीमैन का वर्कशॉप था वो जल गया और वो पूरी फैमिली बैंकरप्ट होने के कगार पे है। उनका वर्कशॉप जलने के साथ में हमारा जो बैकअप फंड था वो भी जल गया। शू तेंगू सोच रहा होता है झेंगजिन ने इसी वजह से जू फैमिली में शादी करी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन अब उनकी वर्कशॉप जल गई तो उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। लगता है मुझे यहाँ पे इनको एक ऑफर देना चाहिए। शू तेंगू बोल रहा होता है मिस्टर झेंग मेरी एक बहन है जो कि 18 साल की है और बहुत ज्यादा सुंदर भी है। तभी झेंगडू खड़ा होते हुए बोल रहा होता है अभी हमारे पास में इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। झेंगजिन बोल रहा होता है फादर शू तेंगू अभी क्या बोल रहा था। झेंगडू बोल रहा होता है मेरी एक बात याद रखना, कभी भी यूनियन बैंक से पैसे मत लेना क्योंकि उधार लेने के बाद तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं बचती। जिनझंग बोल रहा होता है जुआनू मेंशन तबाह होने वाला है, लेकिन अगर हम लोग को पैसा टाइम पे नहीं मिल पाया तो हमारे प्लान डिले हो जाएंगे। झेंगडू बोल रहे होते क्या तुम्हें क्यान क्यान पसंद है। तभी झेंगजिन हाँ बोलता है। झेंगडू बोल रहे होते मैरिज एक काफी जरूरी काम होता है। वैसे कियान का काफी ज्यादा खतरनाक लड़की है, हालांकि वो छोटी सी मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती है। वो तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तो काफी अच्छी है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए उतनी सुटेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम जू फैमिली को और चांस दे सकते हैं, लेकिन अभी जू फैमिली का ब्रांड है उसके अंदर दिक्कत नहीं आई। अगर वो इस क्राइसिस को संभाल गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि रही बात पैसे की तो हमें यूनियन बैंक से मिल सकता है। जू फैमिली भी हमें उधार लेके पैसे दे सकती है। झेंगडू सोच रहे होते तो काफी अच्छा रहेगा कि अगर जू फैमिली इन क्राइसिस को संभाल ले, लेकिन अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो मैं काफी ज्यादा क्रूअल ऑफिशियल हूँ, पर लोगों को मारना मुझे पसंद नहीं है और एक ऐसा मोहरा जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आया है, अगर वो वीक हो जाए तो हमें उसे मारना पड़ेगा। फिर झेंगडू बोलते तुम्हारे और जेनी में ज्यादा पावरफुल कौन है। झेंगजिन बोल रहा होता मैंने कुछ टाइम पहले तियानहेन से फाइट करी थी और मैंने तियानहेन को सिर्फ एक ही फाइट के अंदर हरा दिया था। मैं जेनी से कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। झेंगडू बोल रहा होता कि तुम्हें कभी भी फाइट हुई मार्शल आर्ट के जीनियस तेंगियान से तो अपने पूरे पोटेंशियल में फाइट करना, ताकि तुम देख सको कि आखिर वो कितना पावरफुल है, क्या उनके बारे में जितने भी रूमर्स फेमस है वो उतने पावरफुल है कि नहीं। झेंगजिन बोलता है ठीक है डैड। झेनबई मार्केस मेंशन, झेन्युआन मार्केस मेंशन, पुहाई अर्ल मेंशन और यूनुआन वैंग सभी के सभी जुआनू मेंशन के पीछे पड़ गए हैं और जिंघान मेंशन ने भी अपनी तरफ से लिंजू को भेज रखा है। इन सभी को साथ में लाने वाला है झेंगडू, जिसकी वजह से जुआनू मेंशन को बहुत ही बड़ा खतरा हो गया है। इतने खतरनाक मोमेंट में भी क्रिस बैठ के पेंटिंग कर रहा है। क्रिस बोल रहा होता है जैन थोड़ा ठीक से बैठो, तुम्हारी इस पोजीशन में फोटो अच्छी नहीं बनेगी। जो जेनी थी वो जाओबा की फोटो देखकर काफी ज्यादा जेलस हो गई थी, इसी वजह से उसने क्रिस को बोला कि उसकी भी एक फोटो बननी चाहिए। फिर जेनी एक पोजीशन लेते हुए बोलती है क्रिस क्या ये ठीक है। क्रिस बोलता है हाँ ये ठीक है। जिनहोंग आते हुए बोलता है मेरे हिसाब से मिलने के लिए सू जियांगटियांग आए हैं, जो कि ज़ेनुआन मार्केस पैलेस से। वो अभी काउंट के पास है, आप उनसे जाके मिले। क्रिस सोच रहा होता है वो कमीना सू जियांगटियांग यहाँ पे क्या कर रहा है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जो सू फैमिली है और सू जियांगटियांग के बारे में जुआनू मेंशन के अंदर कोई बात नहीं करता। जो सू जियांगटियांग है वो सिर्फ जेनी का कजिन ही नहीं, पहले इन दोनों के बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी था, लेकिन 8 साल पहले दोनों फैमिलीज ने उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। उसके बाद से इन दोनों फैमिलीज की नहीं बनती। क्रिस सोच रहा होता है मुझे इस बंदे के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है। 8 साल पहले इसने मेरी जेनी के ऊपर नजर कैसे डाली। फिर क्रिस उस बंदे का नाम अपनी दीवार पर लिख देता है। आगे जेनी और क्रिस काउंट के हॉल में आगे होते हैं। सू जियांगटियांग जेनी को देखते हुए सोच रहा होता है इतनी सुंदर कजिन होना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, और मेरे साथ में जो 8 साल पहले हुआ था उसके ऊपर मुझे आज भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये साइड वाला बंदा कौन है, क्या यही इसका पति है। वही क्रिस सोच रहा होता है अच्छा यही है सू जियांगटियांग, ये बिल्कुल मेरे जितना सुंदर है। आखिर इतने सुंदर लड़के यहाँ पे आ कैसे रहे हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। काउंटेस बोल रही होती है सू जियांगटियांग तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए,
क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे आने का मौका मिला। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम रातों रात इतनी तेजी में यहाँ पे आए? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो सू फैमिली वो हमारे जुआनू मेंशन को बुली नहीं कर सकती। सू जियांगटियांग बोल रहा होता है ग्रैंडमा ने आपको और कजिन को बहुत टाइम से नहीं देखा है और वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। इसी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि मैं आप दोनों को बुला के लेके आऊं उनसे मिलने के लिए। और ग्रैंडमा को जेनी के पति से भी मिलना है क्योंकि उन्होंने सुना कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग इंसान है। काउंटेस गुस्सा करते हुए बोल रही होती मैं जुआनू मेंशन में मर जाऊंगी लेकिन कभी भी जेनुआ नहीं आऊंगी। जिन फैमिली में शादी होने के बाद सबसे मैं जिन फैमिली का ही मेंबर हूँ। मेरी लॉयल्टी पूरी जिन फैमिली के लिए है, जेनुअन मेंशन के लिए नहीं। पहले तुम लोगों का जो भी डिसीजन था उसके बाद से मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं सू फैमिली की डॉटर नहीं हूँ। वही काउंट सोच रहे होते मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। सू जियांगटियांग बोल रहा होता है आज जब मेरी फैमिली ने शादी तोड़ी थी तब मैं फैमिली से बहुत दूर था। काउंटेस बोल रही होती है जियांगटियांग अपने बारे में ज्यादा मत सोचो, शादी तोड़ने वाले तुम नहीं बल्कि हम थे। सू जियांगटियांग बोल रहा होता है वैसे मैं यहाँ पे एक और काम के लिए आया था। मैंने सुना है कि मेरी कजिन मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा स्किल्ड है और ये स्वॉर्डमैनशिप में भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो मुझे इसे लेसन सीखना है। जेनी क्रिस को देख रही होती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वही क्रिस सोच रहा होता है सू फैमिली का रियलिटी में यहाँ पे आने का रीजन ये था उनको जेनी की पावर को नापना कि आखिर कितनी ज्यादा पावरफुल है। फिर क्रिस जेनी को इशारा कर देता है हाँ तुम जाके कम्पीट कर सकती हो। जेनी बोलती है ठीक है फिर हम लोग चलते हैं कोर्ट में फाइट करने के लिए। जब जेनी और सू जियांगटियांग फाइट कर रहे होते हैं तब क्रिस उनको अपने एक्सरे से देख रहा होता है। क्रिस सोच रहा होता है जेनी पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जब इसने 4 किलर को एक साथ मार दिया था तब इसने अपनी 50% पावर का यूज किया था। वही तियानमेन को मारने के लिए इसने अपनी 70% पावर का यूज किया था। जो सू जियांगटियांग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जेनी उसका मैच नहीं है। फाइट को रोकते हुए जियांगटियांग बोल रहा होता है कजिन हम लोग फाइट को रोक देते हैं। जियांगटियांग बोल रहा होता है मैंने मार्शल आर्ट के जीनियस टेंगियान से फाइट करी है, मैंने उसके ऊपर 10 अटैक किए थे लेकिन मैं उसको छू तक नहीं पाया। फिर जियांगटियांग काउंटेस वगैरह को बाय बोल कर चला जाता है। काउंटेस बोल रही होती है जियांगटियांग एक नंबर का सरदर्द है। वही क्रिस जेनी से बोल रहा होता तुम्हारा हाथ इंजर्ड हो गया है, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? जेनी बोल रही होती है मैं तो सू जियांगटियांग को भी नहीं हरा पाई, आखिर मार्शल आर्ट जीनियस टेंगियान को कैसे हराऊंगी? अगर मैं टेंगियान से 3 में से 1 गेम हार गई तो आखिर जिनसेन आइसलैंड हम लोगों को कैसे मिलेगा? और इस बार जो भी कंपटीशन को जीतेगा जिनसेन आइसलैंड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। क्रिस बोल रहा होता जेनी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम टेंगियान से जरूर जीतोगी और जिनसेन आइसलैंड भी हमारा होगा। अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा वर्ल्ड का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए, बस तुम्हें हेल्प करते रहना लोगों को पीटने में। जेनी क्रिस को देखते हुए बोल रही होती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्रिस बोल रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जेनी बोल रही होती है नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम भले ही दिखने में काफी ज्यादा वीक हो लेकिन तुम्हारा दिमाग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। क्रिस बोल रहा होता है जेनी नहाते वक्त विंडो क्लोज मत करना, मैं बिल्कुल भी झांकने के लिए नहीं आऊंगा। जेनी गुस्से में जाते हुए बोल रही होती है क्रिस काफी ज्यादा ठड़की है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जिन्हाई मेंशन और जुआनू मेंशन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 180 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 180 साल पहले जिन फैमिली का एक बंदा था जिसका नाम था जिन, वो मर के जिंदा हो गया। सिर्फ 5 साल के अंदर वो एक कचरे से एक टॉप एक्सपर्ट बन गया। उसने अपनी आर्मी ली और उसने नॉर्थ और साउथ को कंक्वायर करने के लिए निकल गया। उसने वू फैमिली और चू फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं हारा था, वो लगातार जीतते जा रहा था। 39 के एज में उसे एक टाइटल मिला जो कि था प्रिंस ताइबू का। उसने जिन फैमिली की टेरिटरी को 5000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला दिया था। उसका अगला निशाना था जिन्हाई मेंशन, जो कि उस जमाने में जो जिन्हाई मेंशन का सक्सेसर था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। वो अपनी आधी जमीन हार चुका था और वो काउंट के टाइटल से भी नीचे गिर गए थे। फिर दोनों फैमिलीज के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई। जो जिनसेन आइसलैंड था वो असल में जिन्हाई मेंशन की टेरिटरी थी, लेकिन एक पायलट जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था उस टाइम में, उसने जिनसेन आइसलैंड के ऊपर राज कर रखा था। लेकिन जिन ने जाके हमारे पायलट्स को मार दिया और पूरे आइसलैंड को कॉन्क्वायर कर लिया। जिन के पावर को देखते हुए उस जनरेशन के मोनार्क ने जिनसेन आइसलैंड को जिन फैमिली को दे दिया। जिनके ना रहने की वजह से अगली जनरेशन कमजोर हो गई। वही जिन्हाई मेंशन वाले जो लोग थे उन्हें प्रीवियस जनरेशन से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। उसके बाद से लोग फाइट कर रहे हैं जिनसेन आइसलैंड के लिए। उस जनरेशन के बाद से जो जिन्हाई मेंशन की जनरेशन थी वो अच्छी पे अच्छी होती गई और आज उनके पास में मार्शल आर्ट जीनियस तेंग्यू है। तो तेंग फैमिली वो तैयार है जिनसेन आइसलैंड को जीतने के लिए। सीन चेंज होता है, हमें जिंगान मार्केस का सीन दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है कि सुरन बहुत ही बड़ा कमीना है, वो अपनी आर्मी को लेकर बिजिन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे कितने सारे कमीने आ रखे हैं जुआनू मेंशन का प्रॉफिट खाने के लिए, और चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, जो वांगी आइसलैंड का सॉल्ट है वो मुझे मिलेगा। इन हुआ जाओ जाके झंगडू से बात करो, वो अभी जिन्हाई मेंशन में है। उनसे बोल देना कि हमें कम से कम वांगी आइसलैंड का आधा सॉल्ट तो चाहिए ही, वरना फिर ये मत बोलना कि हमने तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी कर दी। हमें बताया जाता है कि वो युवान हुआ मार्केस जिंगान का सबसे बड़ा बेटा है। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक बंदा आता है जो कि मार्केस जिंगान को अपना फादर बोल रहा होता है। वो लड़का बोल रहा होता है डैड लिंजू बीमार हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि उसको रेबिस बीमारी हुई है और उसके जो सिम्टम्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो पक्का मरेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं और भी कुछ हुआ है। मार्केस जिंगान बोल रहे होते हैं क्या हुआ? वो लड़का बोल रहा होता है ये बीमारी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो गई है,
मेरे भी हाथ के ऊपर काटा गया है। हमारी फैमिली की बहुत सारी औरतें बीमार हो गई है। किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर लिंजू ने सभी लोगों को इन्फेक्ट कैसे कर दिया। हमें बताया जाता है कि यह है वू युआन जियोंग, जो कि मार्केस जिंगहान का तीसरा बेटा है। सीन चेंज होता है, हमें जिन्हाई मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मार्केस जिन्हाई अपने बेटे तेंग्यान से बोल रहे होते हैं कि अभी तुम्हें झैंगजिन से कम्पीट करना है, जो कि यंग जनरेशन के टॉप मार्शल आर्ट जीनियस में से एक है। वो 6 साल पहले एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था और वो टॉप के बंदों में रैंक करता है। वही जो तेंग्यान था अपने फादर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। मार्केस जिन्हाई, जिनका नाम है टैनलून, वो बोल रहे होते तुम्हें अभी जाके फाइट करनी है। साथ ही तेंग्यान को देखते हुए बोल रहे होते ये बंदा मेरे ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देता, ये अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है। वही जो तेंग्यान होता है वो एक चींटी को चलते हुए देख रहा होता है जिसने कि एक पत्थर उठा रखा होता है। तेंग्यान सोच रहा होता है ये चींटी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो नॉर्मल चींटियां होती है अपने शरीर का 50 गुना उठा लेती है, लेकिन इसने कम से कम अपने शरीर का 100 गुना उठा रखा है। अगर मैं एंट की टेक्निक को सीख गया तो मेरी जो मार्शल आर्ट है वो काफी आगे बढ़ेगी। टैंगलून बोल रहे होता है तेंग्यान तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आधे घंटे बाद तुम्हारी झैंगजिन से फाइट होने वाली है। आधे घंटे बाद जिन्हाई मेंशन में झैंगजिन आ गया होता है कम्पीट करने के लिए। झैंगजिन देखता है जो तेंग्यान है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है फाइट के ऊपर। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है झैंगजिन भी काफी पावरफुल है। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट बन गया था और अभी वो अपने 20s में है। उसने जुआनो सिटी के कमांडर के तौर पर भी काम किया है और अब वो एक जनरल बनने के लिए पूरी तरीके से काबिल है। जुआनो सिटी आते ही झैंगजिन ने सबसे पहले तियानहेन से फाइट करी थी और सिर्फ एक अटैक के अंदर तियानहेन को हरा भी दिया था। वही जो तेंग्यान होता है वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा होता है जिसका नाम होता है मीटियोर फ्रॉम द स्काई। सिर्फ एक अटैक के अंदर वो झैंगजिन का तलवार भी तोड़ देता है, उससे भी घायल कर देता है। झैंगजिन बैठते हुए बोल रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। वही तेंग्यान जाते हुए सोच रहा होता है एक एंट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, आखिर मैं उसके इतना पावरफुल कैसे बनूं। झैंगडू झैंगजिन से पूछते हैं क्या हुआ। झैंगजिन बोल रहा होता है इंटरनल स्ट्रेंथ में ये बंदा मुझसे कमजोर है। वही जिसका मूव है मीटियोर फ्रॉम द स्काई वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उस मूव का प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक है। ना ही मैं अपने स्वॉर्ड को मूव कर पा रहा था, ना ही मैं उसकी बॉडी के पास जा पा रहा था। और सबसे बेकार बात तो ये है कि जो मेरी स्वॉर्ड थी वो मेरे हाथ से छूट गई। सच में ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है। इस टेक्निक को तेंग्यान पिछले 14 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा है। झैंगडू बोल रहे होते हैं ना ही सूज यांग टियांग और ना ही तुम तेंग्यान को हरा पाए। वही जो जेनी है उसकी तो इंटरनल स्ट्रेंथ तुम दोनों से काफी ज्यादा कम है। चलो इन सबसे मुझे एक चीज पता चल गई, जुआनो मेंशन नहीं जीत सकता, जिनसे नाइसलैंड जिन्हाई पैलेस का ही होगा। झैंगडू बोल रहे होते तुम्हारा मिशन खत्म हुआ, तुम वापस जुआनो सिटी चले जाओ। याद रखना अगर जू फैमिली बर्बाद हो गई तो भी हम एंगेजमेंट को खत्म नहीं कर सकते। झैंगजिन बोल रहा होता है ठीक है डैड। जिस दिन झैंगजिन तेंग्यान से हारा था उसी दिन क्रिस का सीक्रेट सभी के सामने आने लगा। सीन चेंज होता है, हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वू फैमिली के बहुत सारे बंदे कैद होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। वही झायोन भी अपने कुछ गार्ड के साथ में खड़ा होता है। प्रिजन के अंदर से उसका खुद का बेटा बोल रहा होता है डैड मुझे छोड़ दीजिए। तभी झाविन बोल रहा होता है इन सभी को बीमारी हो गई है, इन सभी को जला दो। वहाँ पे आग लगाने के बाद में झाविन वहाँ से बाहर निकल जाता है। झाविन सोच रहा होता है एक कुत्ते के काटने से इन सभी को बीमारी हो गई और मैंने वो झाओजंग की फैमिली के बहुत सारे बंदों को मार दिया, इससे मेरा बदला भी पूरा हो गया। किस तुम्हारा आइडिया सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। सीन जो होता है हमें जुआनो मेंशन के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जियांग पेट्रोलिंग कर रही होती है। वही जो लिंजू होता है वो उसको झाड़ियों में से देख रहा होता है। लिंजू बोल रहा होता है कि तुम्हें लड़कियों से बहुत फर्क पड़ता है ना, पक्का तुम्हारा इससे भी कोई अफेयर होगा। मैं इस लड़की को पकड़ूंगा तो काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगा, फिर अपनी रेबिस की डिजीज इसको देके तुम्हें वापस कर दूंगा। लिंजू बोल रहा होता है वो लोग आ रहे हैं, हमें उनके ऊपर अटैक करना है। तभी पीछे से कोई बंदा लिंजू को स्टैप कर देता है। जिस बंदे ने स्टैप किया होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारी वजह से जिंगहान मेंशन के बहुत सारे बंदे मारे गए। जो वू झाओजंग उनके 9 बेटे हैं और उनमें से 3 तुम्हारी वजह से मारे गए और उनके 13 में से 4 कंकुबाइज भी मारी गई। जो बंदा इसको मार रहा है उसका नाम है वुयू, जो कि लॉर्ड जिंगहान का अडॉप्टेड सन है। लिंजू बोल रहा था वुयू ये सब तुम क्यों कर रहे हो, कम से कम तुम थोड़ा वेट कर लेते, मैं इस जिन जियान को सबक सिखा देता। वुयू बोल रहा होता तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम यहाँ पे मर रहे हो फिर भी तुम्हें लड़कियां चाहिए। जो जुआनो मेंशन है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है और अगर तुम्हें जिंग जियान इतनी ज्यादा पसंद है तो मैं इसे अपने लिए रख लूंगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है लिंजू मारा गया। वही जू फैमिली का बिजनेस था वो काफी तरीके से चल रहा था। क्यान सोच रही होती तो काफी अच्छी बात है कि हमारे पास में डाइस का फॉर्मूला है, वरना हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। झैंगजिन क्यान से बोल रहा होता तुम लोगों ने काफी मेहनत करी, अब तुम्हारी फैमिली सच में स्टेबल हो रही है। क्यान बोल रही होती है क्राइसिस के टाइम पे भी झैंगजिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम हमारी फैमिली के लिए ब्लेसिंग की तरह हो, हमें पता है फादर इन लॉ और तुम कभी हमें धोखा नहीं दोगे। झैंगजिन बोल रहा होता तुम्हें पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो एक फैमिली है ना। जैसे जुआनो मेंशन खत्म हो जाएगा मैं उस किस को मौत से बता सजा दूंगा। क्यान बोल रही होती है जुआनो मेंशन के बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे फादर इन लोग का है, इसी वजह से उन्हें सबसे बड़ी पोजीशन और सबसे ज्यादा पैसा भी मिलेगा। मैं उनके लिए काफी खुश हूँ। क्यान को देखते हुए झैंगजिन सोच रहा होता है ये एक ऐसी लड़की जो कि काफी ज्यादा सुंदर भी और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी, ये मेरे लिए परफेक्ट है। जो क्यान की फैमिली थी वो किस के दीवार डाई के ऊपर चल रही थी, जिसकी वजह से उनकी सेल्स भी काफी अच्छी हो रही थी। यहाँ पे सबसे अच्छा काम कर रहा था पर्पल और रेनबो कलर डाई।
इन दोनों से तो फायदा हुआ था वो हुआ था 50,000 गोल्ड कॉइन का। वहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट्स होते हैं जो कि रेनबो कलर डाई को देख रहे होते हैं। वो सही बोल रहे होते हैं ये डाई बहुत ही अच्छा है। क्या सोच रही होते कि तुमने कितना भी ट्राई क्यों ना कर लिया हो, लेकिन हमारी जू फैमिली बर्बाद नहीं हुई। हमारा जो ब्रांड था वो अभी भी बचा हुआ है और अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारा जुआनो मेंशन है वो बर्बाद होने वाला है। जो जू फैमिली थी उसने लगातार क्रिस के फॉर्मूले को ट्राई किया। उन्होंने देखा कि चाहे उस डाई को धूप में लेके जा रहे हैं या चाहे पानी से धो रहे हैं, लेकिन उस डाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो फॉर्मूला एकदम सही है। इसी वजह से उन्होंने अपने पूरे के पूरे सिल्क को पर्पल और रेनबो कलर डाई में पेंट कर दिया, जिससे कि सेल्स और ज्यादा बढ़ जाए। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से जू फैमिली दिन और रात दुगुनी तरक्की कर रही थी। जो झैंग चुआन थी उनको भी ये कपड़ा काफी पसंद आया। कुछ दिनों के अंदर ही जू कियान के ऑर्डर्स को कंप्लीट होने का टाइम आने वाला था। जब जू कियान ये सब करने में बिजी थी, तभी जो क्रिस था वो जिनसन आइसलैंड के लिए प्रिपेयर हो रहा था। सबसे पहले क्रिस ने जेनी की पूरी बॉडी को अंदर तक जांचा और उसके इंटरनल स्ट्रेंथ को अवेकन किया ताकि वो तेंगान से फाइट कर सके। क्रिस जेनी से बोल रहा होता है, जेनी तुम्हारा राइट आर्म, लेफ्ट चेस्ट और लेफ्ट लेग काफी ज्यादा इंजर्ड है। भले ही ऊपर से देखने में तीनों जगह हील हो गई है, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा इंजर्ड है। तुम्हारी जो मेरिडियन है वहाँ पे ब्लॉक हो गई है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी इंटरनल एनर्जी लग रही है और तुम्हारा जो कल्टीवेशन है उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट हो रहा है। जेनी बोल रही होती है, हस्बैंड क्या तुम ये सब भी देख सकते हो? क्रिस बोल रहा होता है, एक बार मैं अपने टूल्स को रेडी कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे इंजरीज को ठीक कर दूंगा। इससे तुम्हारा फाइटिंग का जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एटलीस्ट अभी से तुम 50% ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। वैसे तुम्हारी जो इंटरनल एनर्जी है वो पर्पल कलर की क्यों है? जेनी बोल रही होती है, हस्बैंड तुम तो काफी औसम हो, तुम अपनी आंखों से किसी के ब्लड लाइन भी देख सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है, क्या ब्लड लाइन? जेनी से बात करने के बाद में किसको पता चला कि यहाँ पे ब्लड लाइन नाम की भी एक चीज होती है जो कि आपके इंटरनल एनर्जी के कलर को भी डिसाइड करती है। जो जेनी के अंदर का पर्पल कलर का एनर्जी है वो बताता है कि जेनी के पास में पर्पल लेवल का टैलेंट है। जो पर्पल लेवल का टैलेंट होता है वो भी काफी ज्यादा हाई ग्रेड होता है। ये बेस्ट होता है स्वॉर्डमैनशिप और मार्शल आर्ट के लिए। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी होती है वो होती है गोल्डन ब्लड लाइन, जो कि आज तक किसी में भी नहीं पाई गई। क्रिस बोल रहा होता है कि मेरे पास में गोल्डन ब्लड लाइन नहीं है तो कौन सा बाकी के पास में है? ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। थोड़ी देर तक क्रिस काफी खुश रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि नहीं, गोल्डन ब्लड लाइन एग्जिस्ट करती है। जो दशा था वो जोंगचू के साथ में जा रहा था मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ ऐसे ही क्रिस ने दशा की बॉडी को स्कैन कर लिया ताकि वो जान सके कि आखिर इसकी ब्लड लाइन क्या है। स्कैन करते हुए क्रिस सोच रहा होता जो मार्शल आर्ट के मास्टर है वो दशा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे यूके में सिर्फ 6 मार्शल आर्ट मास्टर्स है, उनका किसी के अंदर इंटरेस्ट होना काफी ज्यादा बड़ी बात है। क्रिस जैसे ही दशा की बॉडी को स्कैन करता है उसकी बॉडी के अंदर गोल्डन ब्लड लाइन होती है। क्रिस शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यही वो रीजन था जिसकी वजह से मास्टर जोंगचू ने दशा को देख के उसे अपना डिसेबल चूज कर लिया। क्रिस को पता चल गया था कि वो जेनी के इंटरनल एनर्जी को चाहे कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे, लेकिन वो टेंगन को नहीं हरा सकती। इसी वजह से उसने टेंगन के साथ पावरफुल टेक्निक मीटियोर फ्रॉम द स्काई के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। जो मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक है वो तियाना पवेलियन सेट का ट्रेजर है। ली कियान की जो कि वॉर गॉड रह चुके हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करने के लिए इसी टेक्निक का यूज किया था और वो एक बहुत ही बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी बने। जो तियानन पवेलियन है उसकी एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे हर एक सीक्रेट बुक रखी हुई है। वहाँ पे मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक की भी किताबें रखी हुई है। हालांकि ग्रैंड मास्टर जोंगचू ने पहले बता दिया था कि जेनी बिल्कुल भी तेंगन के अपोनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी किसको विश्वास है वो कुछ ना कुछ करके जेनी को ज्यादा पावरफुल बना सकता है। मास्टर जोंगचू जेनी से बोल रहे होते हैं, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम तेंगन को नहीं हरा सकती, लेकिन हाँ 5 साल के अंदर दशा तेंगन को हराने के बराबर बन सकता है। क्रिस जेनी का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ चलना चाहिए। जेनी बोल रही होती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्रिस बोल रहा होता है, हम लोग इनविंसिबल मीटियोर फ्रॉम द स्काई टेक्निक को सीखेंगे। जो मार्शल आर्ट है वो एंशिएंट वर्ल्ड की इनहेरिटेंस है। 10,000 साल पहले जो एंशिएंट वर्ल्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन अभी भी कुछ रिलिक्स के ऊपर उनकी टेक्निक लिखी हुई है और उनमें से 2 जेट ब्रेक जुआनो मेंशन के पास में भी है। क्रिस ने अपने एक्स्ट्रा आइज का यूज करते हुए उन जेट ब्रेक्स की 200 लेयर्स को पढ़ा, साथ ही जुआनो मेंशन के अंदर जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी उन सभी को पढ़ ली। क्रिस सोच रहा होता है, मैं एक ह्यूमन शेफ लाइब्रेरी बन चुका हूँ। अगर मैं इस वर्ल्ड की सारी किताबें पढ़ लेता हूँ और अपनी वाइफ के सामने बाहर जाता हूँ फाइट करने के लिए, तो मुझे कोई छू तक नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता हुआ कि सामने वाला मेरे ऊपर क्या अटैक करने वाला है। क्रिस ने एंसेस्टर जिनकी भी सारी किताबें पढ़ ली थी, पर उसे मीटियोर फ्रॉम द स्काई के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इसी वजह से क्रिस ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ एक ही तरीका है और वो है तियानमेन पवेलियन। क्रिस जेनी को लेकर तियानमेन पवेलियन चला गया। नॉक करते हुए क्रिस बोल रहा होता है, मास्टर हम लोग तियानमेन पवेलियन के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए हैं। अंदर जो मास्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हारे पास में इन्विटेशन है? क्रिस बोल रहा होता है, जेनी तुम्हारे पास में काफी अच्छी मार्शल आर्ट स्किल है और तुम एक बहुत ही बड़ी नोबल हो, तुम पक्का है तियानमेन पवेलियन की एक मेंबर होगी। जेनी बोल रही होती है, तो मेरे बारे में काफी ज्यादा हाईली सोच रहे हो। कोई बंदा एकेडमिक मास्टर है, जैसे कि मेरे मास्टर जोंगचू वैसे ही बंदे आपके मेंबर्स बन सकते हैं। क्रिस बोल रहा होता है, मैंने सुना कि आपका जो जियानमेन पवेलियन है वो एकेडमिक चैलेंज देता है। जब भी मैं हर एक फील्ड के अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा तब मैं इसके अंदर आ सकता हूँ। गेट खोलते हुए मास्टर बोल रहे होते हैं, तो तुम यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आए हो? कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, तियानमेन पवेलियन में फाइट करने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं आता, क्योंकि ये लोग इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं।
क्रिस बोल रहा होता है हाँ अगर आप मुझे यहाँ पे इनवाइट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी चैलेंज दे सकता हूँ, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो मास्टर बोल रहे होते लगता है आप इनके पति हैं। वो मास्टर बोल रहे होते आप हमें चैलेंज तो दे सकते हैं लेकिन आपको इसके लिए 500 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। क्रिस सोच रहा होते तो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस एकेडमी है, आखिर मुझे थोड़े से क्वेश्चन के लिए इतने सारे पैसे क्यों मांग रहा है। फिर क्रिस उन लोगों को पैसे दे देता है। वो मास्टर बोल रहे होते आप अंदर आ सकते हैं। वो मास्टर बोल रहे होते क्या आपको पता है हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन है वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन है। आखिर आप किस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे? यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स है, मार्शल आर्ट, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी। क्रिस सोच रहा होता है मैं मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं हूँ, मैंने कुछ किताबें पढ़ी है लेकिन वो इतनी कुछ खास नहीं है, मेरी फिलोसफी भी कुछ इतनी खास नहीं है, तो सबसे बेस्ट रहेगा एस्ट्रोनॉमी। क्रिस बोल रहा होता है मैं एस्ट्रोनॉमी को सिलेक्ट करता हूँ। तभी वो मास्टर क्रिस को एक सवाल दे देते हैं, उसके अंदर पूछा जा रहा होता है कि आखिर सन कितना बड़ा है। मास्टर बोल रहे होते तुम इसका आंसर नहीं कर पाओगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, और हाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिल सकता। क्रिस बोल रहा होता है मास्टर मुझे इसको सॉल्व करना आता है। थोड़ी देर बाद में किसी छोटी सी स्केल ले लेता है जिसको धूप में रखते हुए मान रहा होता कि अर्थ से सन की दूरी 109 टाइम्स। क्रिस सोच रहा होता मुझे पता चला कि ये जगह अर्थ नहीं है क्योंकि अर्थ पे जो दूरी थी वो थी 107 टाइम्स। और फिर उसने अपने एक्सरसाइज का यूज करते हुए पूरी की पूरी मेजरमेंट को बहुत सही तरीके से नापा। 3 दिन बाद में क्रिस ने वापस सेम प्रोसेस करी, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस थी वो काफी अलग आई थी, तकरीबन 1 सेंटीमीटर का अंतर था। फिर क्रिस ने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया और इस वर्ल्ड और सन के बीच के डिस्टेंस को नाप लिया। उसके बाद इसको 109 से डिवाइड कर दिया। फिर उसने सारे के सारे प्रोसेस को मास्टर को बता दिया, जिससे कि मास्टर एकदम शॉक्ड हो गए। मास्टर सोच रहे होते इसने आंसर कर दिया, जिस तरीके से इसने क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसका तरीका हमसे भी अलग है और ये एकदम बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ है। जो मास्टर होते हैं वो क्रिस को रेस्पेक्ट देते हुए बोल रहे होते हैं आखिर आपने ये सब कैसे किया और क्या आप मुझे टोटल कैलकुलेशन बता सकते हैं? क्रिस बोल रहा होता है टोटल डिस्टेंस है 2.89 माइल्स। जो मास्टर होते हैं वो एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। वो बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपकी एज क्या है? क्रिस बोल रहा होता है मैं शायद 19 नहीं बल्कि 18 का ही हूँ। वो मास्टर बोल रहे होते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस मिल गया, आप एक एब्सोल्यूट जीनियस है। थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि जो ये मिस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जो सुंदर लड़का है वो बिल्कुल भी इनके बराबरी का नहीं है, लेकिन ये सब देखने के बाद मैं ये बात तो बोल सकता हूँ कि ये जो मिस है वो आपके लिए वर्दी नहीं है। आप चलिए मेरे साथ में तियानन पवेलियन के अंदर चलिए। तियानन पवेलियन के अंदर सिर्फ क्रिस को एंट्री मिली और जेनी को बाहर रुकना पड़ा। वो मास्टर बोल रहा होता है मैडम यहाँ पे एक जीनियस गेस्ट आए हैं। जो मैडम होती है वो काफी ज्यादा बिजी होती है। वो बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए। लेकिन तभी वो क्रिस को देखती है और बोलती है तो काफी ज्यादा हैंडसम है। फिर वो भाग के वहाँ चली जाती है। क्रिस बोल रहा होता है इनको क्या हो गया। फिर मैडम यूँ मेकअप करके आ जाती है और बोल रही होती है आखिर तुम्हें कौन सी बुक चाहिए। तुम यहाँ पे आराम से बैठ के सोच सकते हो कि आखिर तुम्हें कौन सी बुक चाहिए। हमें बताया जाता है कि इनका नाम है झेंग यूयून, जो कि तियानन पवेलियन की एक बैचलर है। मैडम यू क्रिस से बोल रही होती है क्या तुम्हें चाय नाश्ता कुछ चाहिए। क्रिस बोल रहा होता है मुझे मीटियो फ्रॉम द स्काई की बुक चाहिए। मैडम यू बोल रही होती है बस 1 सेकंड रुको, मैं तुम्हारे लिए वो बुक लेके आती हूँ। जब क्रिस तियानन पवेलियन चला गया था उस दिन से जू फैमिली ने अपने ऑर्डर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिए। जितने भी मर्चेंट्स थे वो अपने ऑर्डर को देख के काफी ज्यादा खुश हो गए। वो सभी बोल रहे होते हैं सच में तो बहुत ही बेहतरीन है। सारे मर्चेंट्स के रिएक्शन को देखते हुए क्यान क्यान सोच रही होती है इस तरीके से हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हैं, पूरा सिल्क का मार्केट हमारा होगा। फिर जो क्यान क्यान होती है अपने बंदों को बोलती है जाके इनके लिए गिफ्ट लेके आओ। क्यान क्यान ने सारे मर्चेंट्स के लिए रेनबो कलर की ड्रेस बनाई होती है, जिसको देख के सारे मर्चेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। क्यान क्यान सोच रही होती है अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, हम फिर झेंग की भी हेल्प कर पाएंगे पैसे से, ताकि वो यानजू के गवर्नर बन जाए। क्रिस तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुमने हमें 2 बहुत ज्यादा बेहतरीन फॉर्मूले दे दिए। तुमने सोचा कि हमारी फैमिली गिर जाएगी लेकिन अब हमारी फैमिली राइज करेगी। तभी जो मर्चेंट गए होते हैं चेंज करने के लिए उनके चिल्लाने की आवाज आती है। सारे मर्चेंट्स बोल रहे होते हैं ये कपड़े पॉइजनस है, हमारी बॉडी के ऊपर एलर्जी हो रही है, हमें बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। क्यान क्यान को लगा था कि जो क्रिस का फॉर्मूला है वो उनके लिए वरदान है, लेकिन क्रिस ने उनको फॉर्मूला के तौर पर टाइम बॉम्ब दिया था। इस डाई के अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट था जो कि किसी को भी काफी ज्यादा सीरियस एलर्जी दे सकता था, सबसे ज्यादा वेस्टर्न लोगों को, जो कि जू फैमिली के मेन बायर्स है। जिस टाइम से क्रिस आया वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर केस हुआ था। वहाँ पे एक वेस्टर्न लड़की थी जो कि पीनट एलर्जी से मारी गई थी और उसको वो एलर्जी मिली थी अपने बॉयफ्रेंड को किस करने से। इसी चीज का यूज करते हुए किसने बाकी सारे वेस्टर्न लोगों को एलर्जी दे दी। जो जू फैमिली थी उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए। उन्होंने देखा कि कपड़े का कलर काफी अच्छा है, लेकिन इन सारी के बीच में वो ह्यूमंस को टेस्ट करना भूल गए। वहाँ पे जो मर्चेंट आए होते वो बोल रहे होते तुम्हारी वजह से हमारे बंदे मर गए, हमें उनकी जान के लिए कंपनसेट करो। जू फैमिली के हेड होते हुए गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं क्रिस मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे हाथों ही मरोगे। वही सारे मर्चेंट बोल रहे होते ये सिल्क पॉइजनस है, हम सभी को ठीक करो। क्यान क्यान को लग रहा होता है कि उसके सामने क्रिस को चिढ़ा रहा है। क्रिस उसको बोल रहा है कि तुम्हारी जू फैमिली बर्बाद हो गई, मैंने तुम्हें लूट भी लिया और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी क्यान क्यान बेहोश होने लगती है और झेंगजिन उसे पकड़ लेता है। क्यान क्यान रोते हुए बोल रही होती है झेंगजिन हम लोग बर्बाद हो गए। वही झेंगजिन अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि यहाँ पे सभी लोगों को मेडिकल लेके जाओ। झेंगजिन सोच रहा होता है जू फैमिली फेल हो गई, आखिर हमारे एंगेजमेंट का क्या होगा। वही हमें तियानन पवेलियन के अंदर किसको दिखाया जाता है।
क्रिस के हाथ में एक छोटा सा जेट होता है, जिसको देखते हुए क्रिस बोल रहा होता है, अच्छा ये है मीटियोर फ्रॉम द स्काई, तियानन पवेलियन का सबसे बड़ा ट्रेजर, जो तेंगियान के मास्टर है स्वॉर्ड किंग, उनको ये पावर यही से मिली थी। तभी वहाँ पे मैडम यू आते हुए बोल रही होती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी एज क्या होगी। क्रिस बोल रहा होता है आपकी एज है 23 ईयर्स, आप मुझसे 5 साल बड़ी है। मैडम यू बोल रही होती है मैं तो सिर्फ 18 की हूँ, आपने मुझे गलत गेस किया है। वहाँ पे जो दो मास्टर खड़े होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर मैडम यू क्या कर रही है, लास्ट 5 साल से 18 साल की ही है, क्या इनकी एज नहीं बढ़ती? ऐसे तो ये हम लोग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती रहती है, पर इस यंग और सुंदर इंसान को देख के इसके पीछे ही पड़ गई है। आखिर इसकी डिग्निटी कहाँ चली गई? सुंदर लड़का देखते ही फिसल गई। फिर वो दोनों ही बंदे खांसने लगते हैं। मैडम यू उन लोगों पर चलाते हुए बोल रही होती है आखिर तुम दोनों खास क्यों रहे हो? मैडम यू बोल रही होती है उन लोगों ने खास दिया तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि यहाँ की हवा खराब हो गई है। मैडम यू बोल रही होती है आपको ये किताब नहीं लेनी चाहिए थी। स्वॉर्ड किंग के बाद में बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ने का ट्राई किया, लेकिन ये कोई भी नहीं पढ़ पाया। कितने मास्टर यहाँ पर 1.5 साल तक बैठे रह गए, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्रिस बोल रहा होता है आखिर ये ग्रेट मास्टर है कौन? मैडम यू बोल रही होती है जोंगचू के एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है, वो कुछ दिन पहले ही यहाँ से गए थे। क्रिस सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया आखिर जोंगचू के क्यों बार बार ये बोलते हैं कि मीटियोर फ्रॉम द स्काई को कोई भी नहीं सीख सकता, स्पेशली जेनी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो खुद इसको नहीं सीख पाए। मैडम यू बोल रही होती है 100 साल पहले यहाँ पे ली क्यूजी आए थे, जो कि वॉर गॉड बने। उन्होंने जेट को पढ़ने में पूरे 10 साल लगाए थे। हालांकि वो इस जेट को समझ भी गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी कोई भी कॉपी नहीं बनाई, इसलिए मेरे पास में कोई भी कॉपी नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इसको खुद एनालाइज कर सकता हूँ। फिर क्रिस अपने एक्सरे आइज का यूज करते हुए उसको एनालाइज करने लगता है। क्रिस सोच रहा होता है मेरे पास तो एक्सरे आइज और कंप्यूटर ब्रेन है, इसी वजह से मैं इसको एनालाइज कर पा रहा हूँ। लेकिन आखिर 100 साल पहले ली क्यूजी ने इसको कैसे एनालाइज किया होगा? सच में वो बंदा वॉर गॉड होने के काबिल था। मैडम यू सोच रही होती है चाहे कोई बंदा कितना भी एक्सपर्ट हो चीजों को एनालाइज करने में, कोई भी 2-3 सीक्रेट बुक से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, और इस बुक को पढ़ना तो एकदम इम्पॉसिबल है। आधे घंटे बाद में क्रिस सोच रहा होता है एनालाइज खत्म हो गया। इस बुक के अंदर 2 साइड है, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड। इसके अंदर यिन और यांग है, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और दूर भी कर रहे हैं। मैडम यू बोल रहे होते तुम तो काफी छोटे दिल के निकले, क्या तुम हार मान के यहाँ से जा रहे हो? क्रिस बोल रहा होता है मैं यहाँ पे जो करने के लिए आया था मैंने वो कर लिया, अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।